Okay, तो वेलकम टू एपिसोड 15 ऑफ बियॉन्ड द स्कोर। होप एवरीबडी डूइंग गुड। और स्पेशली जिस तरह क्या कहते हैं फुटबॉल चल रही है, तो मेरे ख्याल से सभी का मूड अच्छा भी चल रहा होगा। क्योंकि अभी चैंपियंस लीग गुजरी है। फिर उसके पहले मैंने पोस्ट एनालिसिस नहीं डाला हुआ था लास्ट वीकेंड, क्या कहते हैं लीग फुटबॉल का। तो उससे रिलेटेड भी मैंने इसी वीडियो में बात करी है। और खैर मैंने एक और चीज़ बतानी है कि मैंने अपनी लास्ट जो एपिसोड थी वो यूट्यूब पे नहीं अपलोड की थी, वो मैंने स्पॉटिफाई पे अपलोड की थी। तो खैर बियॉन्ड द स्कोर के अब आपको एपिसोड्स स्पॉटिफाई पे भी मिला करेंगे। क्योंकि मैंने स्पॉटिफाई पे इसलिए जंप इन किया है क्योंकि ऑब्वियसली हर वक्त कोई विजुअली बैठ के इतना क्या कहते हैं फोकस करके नहीं चीज़ें देखता या वीडियोस वगैरह सुनता। तो मैंने ये सोचा कि चलो अगर उधर अपलोड करूंगा तो अगर आप लोग बिजी वगैरह भी हो गए या कोई भी दूसरा वगैरह काम कर रहे हो गए, आप एटलीस्ट उसको लगा लोगे और साथ साथ दूसरी एप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। एक स्पॉटिफाई का ये बड़ा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू यूट्यूब। तो मैंने इसको इस चीज़ की सेटल इन के लिए वहाँ पर भी एपिसोड्स वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। खैर मैंने अभी तक जो सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि जी इस रीजन में अवेलेबल नहीं है स्पॉटिफाई। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि गूगल पे जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा कि हाउ टू चेंज योर रीजन इन स्पॉटिफाई। तो वो 1 से 2 मिनट का प्रोसीजर है, आप वहाँ पर वो चेंज करके तो आपके पास स्पॉटिफाई ऑडियो बुक्स और ई बुक्स के जॉनर्स की एक्सेस मिल सकती है अगर आप रीजन चेंज कर लेते हैं। तो खैर आई नो कि ये थोड़ा सा एक मुश्किल चीज़ है, बट मैंने बस इसलिए किया कि थोड़ा व्यूअर के लिए भी आसानी होनी चाहिए या लिसनर के लिए भी थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए इस चीज़ पे। दैट्स वाई। खैर अगर हम लोग अपने टॉपिक्स पे जंप इन करें तो ऑब्वियसली चैंपियंस लीग का जो मैच डे 3 था उसको रैप अप करेंगे। फिर देन एल क्लासिको को प्रीव्यू और प्रिडिक्शन। एंड देन ऑब्वियसली प्रीमियर लीग सेरिया के ऊपर तो हम लोग आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले चैंपियंस लीग में द माइटी आर्सेनल के साथ। ऑब्वियसली उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को थ्रैश किया 4-0। इन माय ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो पोस्ट मैनचेस्टर सिटी गेम मेरे ख्याल से आर्टेटा और आर्सेनल ने काफ़ी इम्प्रूव किया। वो अपनी सिलेक्शन के साथ भी काफ़ी एडवेंचरस दिखे हैं मिकेल आर्टेटा। और मेरे ख्याल से आर्सेनल ने जो अपनी एक अच्छी चीज़ ये की है कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जहां देखा है कि जिस टीम या जिस प्लेयर की एक पोजीशन सेटल होगी है वो उसके अराउंड ही अपनी गेम बिल्ड करे, जो कि मुझे अच्छा भी लग रहा है ये देख के कि ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए जब आपने अपनी कोर बेस सेट कर ली हुई है। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से कोई भी मैच नहीं हारे उसके बाद सारी ऑलमोस्ट जीतते हैं। तो क्रेडिट गोज टू आर्टेटा एंड आर्सेनल। और मैं एक पोजीशन पे और एक प्लेयर के ऊपर अभी आर्सेनल के आऊंगा, जो कि मुझे लगता है कि अभी 50-50 ओपिनियन होगी सबकी। तो उसके रिलेटेड मैं ये कहूंगा कि वो है लेफ्ट बैक। और लेफ्ट बैक पे जिस तरह माइल्स लुइस कैली खेला है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। आई नो कि आर्सेनल का बहुत ज्यादा अटैक जो है वो साका की साइड से होता है, या अगर मार्टिन ओडेगार्ड खेल रहे होते हैं तो सेंट्रल चैनल्स के थ्रू होता है। लेफ्ट बैक वाली साइड से ज्यादा अटैक नहीं होता। बट इन माय ओपिनियन मैंने जितना अच्छा माइल्स लुइस कैली को खेलते हुए देखा, स्पेशली सेकंड गोल पे आप उसकी ना प्रोग्रेशन चेक करें उस चैनल पे, लेफ्ट चैनल पे जो माइल्स लुइस कैली ने किया है। इसने क्या किया है कि एटलेटिको के एक तो मिडफील्ड को भी उसने कैरी आउट किया और उधर से फुल बैक की पोजीशन से भी प्लेयर को अट्रैक्ट किया। तो वो उसने 2v1 अपने पास रखा, और जिसकी वजह से मार्टिनेली के पास वो स्पेस आया। और उसका मार्टिनेली का आप गोल देख सकते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त था। तो इन माय ओपिनियन काफी चैलेंजिंग होगा अब आर्सेनल क्या कहते हैं और आर्टेटा के लिए कि वो लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं। आई एम ऑलवेज ऑल इन फॉर कैलाफ्यूरी, बट इन माय ओपिनियन कि अगर आपकी डिफेंसिव कोर या डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स दूसरी अगर पोजीशन पे फिल लेना है तो आपको मेरे ख्याल से किसी एक पोजीशन पे थोड़ा एक्साइटिंग रोल देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से माइल्स लुइस कैली लेफ्ट बैक की पोजीशन में एज एन अटैकिंग ऑप्शन, इन माय ओपिनियन, वेरी ग्रेट। और अगर ओवरऑल आर्सेनल की परफॉर्मेंस सेट पीस से देख लें, क्या कहते हैं दोनों विंग, अगर हम लोग विंग वाली सिचुएशन से देखें, फिर उनके विक्टर योकरेस ने जिस तरह खेला, मैं योकरेस की गेम से बहुत हैरान हूँ कि जिस तरह उसने डिफेंडर्स को लॉकड इन किया हुआ था। लुक आई नो कि इस सारे एरा में ना लोग स्ट्राइकर का बस यही देखते हैं कि कितने नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं या कितने गोल कंट्रीब्यूशन है, जो कि ऑब्वियसली एक मेट्रिक भी उसका जज करने का यही होना चाहिए।
बट हम लोग ना कुछ स्ट्राइकर्स की उनकी सेकंड एबिलिटी या थर्ड एबिलिटी को ना बड़ा मिस करते थे। और मेरे ख्याल से योकेरेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। उसने जिस तरह की एटलेटिको की एक टफ, जिस तरह कह लें कि बाइंडिंग फोर्स वाली जो डिफेंस है उसके अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस दी, और दो गोल्स भी क्या कहते हैं उसने किया। तो मेरे ख्याल से फ्लावर्स गोज टू, और क्रेडिट गोज टू विक्टर योकेरेस, जो उसके मिलने चाहिए उसको। खैर, अगर मैं एटलेटिको की बात करूं तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था एटलेटिको की पहले तो लाइनअप देख के। क्योंकि इन माय ओपिनियन एटलेटिको को थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करना चाहिए था। ये बिल्कुल वही मैड्रिड वाली सिचुएशन पे ही गए थे कि हर अवे जाकर इतना ज्यादा प्रेस करेंगे। लुक, नो ऑफेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मगर मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड की जो टीम है वो अभी जेलन हो रही है, क्या कहते हैं, ये टेक्निकल एबिलिटी वाली फुटबॉल में। तो उनके, और वो स्पेशली एटलेटिको का होम था, तो वहां पर आप इस तरह के टैक्टिक लगाकर जीत सकते हो। बट अगेंस्ट आर्सेनल, जो 3-4 सालों से इस तरह की फुटबॉल खेल रही है और उसने जेलन किए में अपनी, अगर आर्सेनल की आप बैक लाइन देखें, लुक, जो आपकी वो होती है ना बॉल प्लेइंग एबिलिटी होती है, जो आपका फर्स्ट अटैक जिसको कहते हैं, वो आपका डिफेंस लाइन से चलता है। और वो आर्सेनल की इतनी सेटल है ना, मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ पे सिम्योने ने इसको किस तरह प्लान किया था। मेरे ख्याल से बिल्कुल मिजरेबली फेल हुआ, स्पेशली सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी किसी तरीके से कंटेन किया हुआ था, और ऑब्वियसली एटलेटिको भी अच्छा प्ले फ्रॉम द बैक कर रही थी। मगर प्रॉब्लम एटलेटिको को ये आ रही थी कि एटलेटिको का जो वो एक होता है ना प्रेस ट्रिगर करने वाली जो चीज थी, वो बिल्कुल आर्सेनल के अगेंस्ट गलत थी। और जब आप उनके डिफेंडर्स को इतना टाइम दोगे ना ऑन द बॉल, तो वो ऑब्वियसली फिर आपके जो जो लाइन ब्रेकिंग जो पास होते हैं और वो जो चैनल्स होते हैं, उसको वो लोग हिट करेंगे, आर्सेनल वाले। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल ने ये काफी अच्छे तरीके से किया है इस चीज को। और मैं इंक्लूजन वैसे इस वाले मैच में कहूंगा कि एंटवान ग्रीजमैन की होनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आया कि एंटवान ग्रीजमैन क्यों नहीं ये वाला मैच स्टार्ट किया। और जो थियागो अल्माडा और जो रेस्पाडोरी आपके लिए पिछले 1-2 मैचेस से करते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको स्टार्ट देना चाहिए था एज कम्पेयर टू कि वही जूलियानो सिम्योनी वगैरह के साथ आ पाओ। थोड़ा सा प्लान चेंज करना चाहिए था एटलेटिको को। खैर, अब एटलेटिको के पास चांस है कि वो दोबारा इस मैच को देखें और अपनी इस गलतियों को इम्प्रूव करके, ऑब्वियसली आगे चैंपियंस लीग के मैचेस हैं तो वो स्टे कर सकते हैं टॉप 8 में। तो मेरे ख्याल से एटलेटिको को कम बैक करना चाहिए इस सिनेरियो के बाद। एटलेटिको बुरी टीम नहीं है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर नो, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा आर्सेनल से, बट मेरे ख्याल से एटलेटिको ने गेम को ही काफी गलत रीड आउट किया है इन माय ओपिनियन। तो खैर, अब दूसरी एक हॉट फेवरेट टीम पे चलते हैं, और वो है बायर्न म्यूनिख। लुक, मेरे ख्याल से शायद ये बायर्न की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्टार्ट है, लाइक ऑल द वे, वो जो ट्रेबल वाले सीजन से सारा कुछ अगर हम लोग देखें, तो ये उनका बेस्ट स्टार्ट है। तो मेरे ख्याल से विंसेंट कंपनी, क्या कहते हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बायर्न का 8th चॉइस मैनेजर था एक टाइम पे। और लुक हाउ टेबल्स टर्न ओवर है। तो ऑब्वियसली बायर्न, और मुझे बायर्न का बोर्ड का ना थोड़ा सा एक जो पेशेंस प्ले है वो भी मुझे एक अच्छा नजर आया। जिस तरह वो जूलियन नागल्समैन और उन्होंने थॉमस टूखल वाली वो जो की थी, गड़बड़ी की थी, उन्होंने काफी अच्छा मेरे ख्याल से इंप्रूव किया है इस वाली सिचुएशन में। और जिस फॉर्म में इस टाइम हैरी केन चल रहा है, पता नहीं क्या 22-23 गोल्स कंट्रीब्यूशन हो गई है, गोल्स एंड असिस्ट की बात करो, मैसिव, क्या कहते हैं नंबर्स, पता नहीं क्या 22 गोल ही कर दिए सीजन के, मुझे स्टैट सही से याद नहीं है वो वाला। बट जिस फॉर्म में हैरी केन चल रहा है, और लुक, लोग ना हैरी केन को एज अ सिर्फ नंबर 9 ही नोटिस करते थे टॉटनम में। अगर हम लोग उनका सीजन अंडर कॉन्टे और अंडर जोजे मरीनियो देखें, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सबसे पहले बल्कि जोजे मरीनियो ने ये चीज उसकी आइडेंटिफाई की थी, उसकी पासिंग रेंज एबिलिटी। अगर आप वो आर्सेनल वाला देखें मैच, उन्होंने मेरे ख्याल से नॉर्थ लंदन डार्बी हराई थी 2-0, जब थॉमस पार्टे बेचारा इंजर्ड हो गया, जब आर्सेनल की बड़ी बुरी हालत थी। मेरे ख्याल से शायद 2021 वाले सीजन की मैं बात करूं, हाँ। उसमें आप ना हैरी केन की वो गेम देखेगा, लिटरली वो चीज ऐसे लगेगी कि हैरी केन ने वो सीजन का ना रेप्लिका वो खेल रहा है ये वाला सीजन। क्योंकि मरीनियो ने उसको एज अ नंबर 10 ड्रॉप करवाया था, और वहां से सॉन को उसने क्या कहते हैं फाइनल थर्ड जो अटैकिंग मूवमेंट होती है स्ट्राइकिंग वाली, वो उसको दी थी। और उसमें जितना हैरी केन
क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से अपने बेस्ट नंबर्स प्रोड्यूस कर सका था ना, वही चीज कंपनी उसको इस वाले सीजन में करवा रहा है। तो रियली गुड टू सी दैट के हैरी केन ने वो जैक्ड इन लॉ किया हुआ अपना। और स्पेशल शाउट आउट टू लुइस डियाज और माइकल ओलिसे। आई नो, और निकोलस जैक्सन के पीछे वो एज अ नंबर 10 खेलता है हैरी केन। आई नो कि लोग अभी हैरी केन के उस पे आ रहे होंगे। ऑब्वियसली उनका पेवलोविच वगैरह बायर्न म्यूनिख का, फिर उसके साथ साथ वो जो शासाबे, जो उनका फुल बैक वगैरह, लोग कंपनी ने अब ये तो दिखाया कि भाई अगर अल्फोंसो डेविस वगैरह, और इवन तो उनकी राइट बैक की भी पोजीशन, कोई स्टानिसिच कभी लेफ्ट बैक खेलता है, कभी राइट, और कभी राफेल गुerrero खेल रहा होता है राइट बैक, वो भी एक वो फुटबॉल ही क्या कहते हैं कंपनी खिलाने की कोशिश करता है। उसने सेटल इन तो करके दिखाया, उस चीज का तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो आई गेस बायर्न म्यूनिख, मैं कहूंगा, आई नो, मैं आर्सेनल को भी मैंने अपनी अगर वीडियोस बनाने के स्टार्ट में कहा, मैंने आर्सेनल को चैंपियंस लीग का फेवरेट कंटेंडर कहा था, वन ऑफ फेवरेट आर्सेनल है। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा ना दी फेवरेट कौन है, तो मैं उसको बायर्न म्यूनिख अभी इस टाइम पे रखूंगा, कि मेरे ख्याल से दी फेवरेट इस टाइम बायर्न म्यूनिख ही है। और अगर आप लोग बायर्न म्यूनिख के मैचेस नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों को बायर्न म्यूनिख के मैचेस देखने चाहिए। आई गेट दैट कि बुंडेसलीगा बहुत ओपन लीग होती है, उसमें चार चार पांच पांच गोल इसी तरह पड़ रहे होते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि उस में उनका डिफेंस किस तरह थ्राइव कर रहा है, और डिफेंसिव थ्राइवनेस के साथ साथ पैव्लोविच का जो रोल, अगर कोई पैव्लोविच को इस टाइम स्टडी करेगा ना, आई नो बायर्न फैंस और वो जो बुंडेसलीगा की जो मीडिया क्या कहते हैं रेंज होती है और आउटलेट उस तरह नहीं है, बट मेरे ख्याल से पैव्लोविच पेड्री के लेवल का प्लेयर है इजीली। बल्कि अभी ऑब्वियसली बार्सिलोना थोड़ी स्ट्रगल भी कर रही है, तो पैव्लोविच देखा जाए तो उस इजीली उन नंबर शाउट आउट में वो आ सकता है। तो खैर, इन माय ओपिनियन बायर्न इज रियली डूइंग गुड इन देयर सिनेरियो। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया ना एक रिजल्ट ने, वो था पीएसवी वर्सेस नेपोली। लोग, इस मैच का ना मैंने बैठ के वो टेक्टिकल ब्रेकडाउन देखा था, और मैंने ये मैच दोबारा भी देखा था। लुक, अभी अगर हम लोग स्टैट्स वगैरह चेक करें ना, तो नेपोली जो है वो सबसे ज्यादा पोजेशन रख रही है सेरिया में, नंबर 1 पे आएगा। हाँ, और वो प्ले फ्रॉम द बैक वाला प्रॉपर पूरे चैनल के साथ टोटल फुटबॉल, समझ नहीं अब 2025 में एंटोनियो कॉन्टे टोटल फुटबॉल खेल रहा है, तो वेरी स्ट्रेंज टू सी दिस। लेकिन खैर, इसमें मेरे ख्याल से ना एक गलत किया था। ओके, आई गेट दैट थिंग के 4-1 इस टाइम बहुत सूट कर रही है नेपोली को, और कॉन्टे भी अपनी टीम का सिस्टम को इजी है इसमें खिलाने के लिए। लेकिन एक गलती नेपोली ने यहाँ पे की कि लुक, आई गेट दैट कि आप बिली गिलमोर को खिला रहे थे, बट यहीं पे गलती यहाँ पे ये हुई है कि बिली गिलमोर कैन नॉट प्ले इन सिंगल पिवट। बिली गिलमोर को खेलने के लिए आपको साथ कोई ना कोई डबल पिवट में प्ले रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिली गिलमोर इज मोर लाइक अ प्लेयर टू यू नो थ्राइव द बॉल, और वो क्या कहते हैं स्विच डाउन करे प्लेस को। और उसके साथ ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो हार्ड अर्न वाली क्या कहते हैं आपके पास क्वालिटी मिडफील्डर होना चाहिए। और वो अंगीसा था, और हम लोगों ने बाद में देखा भी था कि अंगीसा को उसने क्या कहते हैं डबल पिवट में बाद में शिफ्ट भी किया था। बट मेरे ख्याल से उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पीएसवी ने जितना बुली किया था ना बिली गिलमोर को, इट्स सैड टू सी कि वो प्लेयर बहुत क्वालिटी का, लेकिन वो लोग यही बार बाद में लगे हुए थे कि जी बस लपोर्टका को ले। आई नो कि लपोर्टका सिंगल पिवट खेल सकता है, बिली गिलमोर नहीं खेल सकता, और लपोर्टका भी मेरे ख्याल से दो 2-3 वीक्स के लिए आउट है। तो ये नेपोली को ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से, जब लपोर्टका आउट है तो अपनी पोजीशन को थोड़ा इनको और फॉर्मेशन को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से, और एक यार पीएसवी का प्लेयर है डेनिस मैन, आई इफ आई एम नो, हाँ डेनिस मैन, उनका वो जो राइट विंगर, यार व्हाट अ प्लेयर यार उसने तो। और सॉरी, मैं अगर नेपोली के मिडफील्ड में भी आऊं, नेपोली के दोनों फुल बैक्स ने भी बहुत गंदी गेम, जितनी गंदी गेम खेल सकते थे उन्होंने उतनी खेली। डी लोरेंजो ने और स्पिनोज़ोला ने, बहुत वर्स्ट गेम थी मेरे ख्याल से दोनों की, क्योंकि इतनी इजीली कट ऑन हो पा रहे थे, इतनी इजीली क्या कहते हैं ड्रिबल पास हो पा रहे थे। मैं तो हैरान हो रहा था कि यार ये वही डी लोरेंजो है जिसके आज से 2 साल पहले मैं बार्सिलोना के साथ या प्रीमियर लीग के क्लब्स के साथ वो देख रहा लिंक्स देख रहा था। वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी डी लोरेंजो इस सिचुएशन के ऊपर। लेकिन खैर, क्या कहते हैं, नेपोली को अब आगे आने वाले मैचेस में इम्प्रूव करना चाहिए। और ऑब्वियसली ये थोड़ी सी जो वो है क्या कहते हैं
स्कोर लाइन देख के बंदा क्या ही रहा होगा कि पिटाई तो बहुत बुरी हुई है नेपोली की, मगर मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं बनता था। एक क्या कहते हैं, प्लेयर अगर जेस्चर अपना रेफ को ये शो कर रहा था तो वो अपने आप से वो क्या उसने आकर क्लियर भी किया था कि मैं अपने आप को इस चीज के ऊपर वो कर रहा था, बुरा भला कह रहा था, तो वो रेफ ने एज एन क्या कहते हैं अपने ऊपर वो इंटेंशन टेक कर ली और उसने उसको रेड कार्ड दे दिया, जो कि मेरे नजदीक वो रेड कार्ड नहीं बनता था इन माय ओपिनियन। खैर क्या कह सकते हैं, रेफरीज की कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। प्लस विलारियल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, काफी इंटरेस्टिंग गेम थी। मैं विलारियल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि विलारियल ने पहले 60-70 मिनट ना कोई इतनी खास फुटबॉल नहीं खेली मेरे ख्याल से। सिटी ने बहुत डोमिनेट किया था उस फेज में। हाँ, एंड पे आकर विलारियल ने थोड़ी सी चेंजेस की थी और उनको वो मोमेंटम मिला था, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और क्या कहते हैं, मैनचेस्टर सिटी 2-0 की लीड। अब मैं बड़ा स्ट्रेंज हूँ वैसे, ये क्या कहते हैं मैनचेस्टर सिटी की इस सिचुएशन के ऊपर कि वो इतना ज्यादा हालैंड पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और प्लस हालैंड पे डिपेंड करने के साथ साथ वो अपनी लीड को भी डिफेंड एक लो ब्लॉक में कर रहे हैं। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी कि गॉर्डियोला क्या कहते हैं कर रहा है। और प्लस यार जो अर्लिंग हालैंड की फॉर्म है, इन माय ओपिनियन ही इज इन अ गॉड मोड। क्योंकि आप लोग अगर हालैंड, मैं आई एग्री कि हालैंड पिछले 2-3 सीजन से ऐसे ही रिजल्ट्स देता आ रहा है, बट लुक, हालैंड ना कभी विद द बॉल मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा जितना मुझे अब लग रहा है। और अभी मैंने फिल फोर्डन का ना रिसेंटली एक इंटरव्यू भी देख रहा था, वो ये कह रहा था कि यार मुझे अब पता लगा कि हालैंड ना किस एरिया किस फेज में बॉल मांगता है। तो यानी वो टिजानी राइंडर्स की भी बात कर रहा था कि यस ही इज वेरी यू नो मोर अप्रोचेबल है विद द बॉल। लेकिन क्या कहते हैं, हम लोगों को ये पता लग जाता है कि जब हालैंड जिस चैनल या जिस रन पे वो करता है, मूव करता है, हम वहां पे पास उसको पिक कर लेते हैं और वो क्या कहते हैं रिजल्ट उसके सामने वो फिनिश वगैरह कर देता है। तो हॉलैंड सिंगल हैंडेडली सिटी के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। बट ये भी एक थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कहते हैं कि गार्डियोला के टेन्योर में अंडर मैनचेस्टर सिटी एक स्ट्रेंज चीज है देखना कि हालैंड ने ऑलमोस्ट उनके 70% अभी सीजन के गोल मारे हैं, और उसके अलावा बाकी सब ने एक एक गोल ही ऑलमोस्ट मारा हुआ है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी कि ये क्या बनता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पेप गार्डियोला क्या कहते हैं वो बना हुआ है, प्रैग्मेटिस्ट बना हुआ है, और एंटोनियो कॉन्टे टोटल फुटबॉल खेल रहा है। लुक हाउ क्विकली फुटबॉल डायनामिक्स चेंज। वो मैं तो हैरान हूं कि मॉडर्न फुटबॉल ने हर मैनेजर की जो वो होती है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, उसको उसके से हटा दिया हुआ है। तो इट्स स्ट्रेंज टू सी, बट लेट्स सी क्या बनता है। प्लस यार बेनफिका वर्सेस न्यूकासल वाले मैच में मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मोरिनियो की टीम से। आई नो लुका बाकायोको के ऊपर आ रही थी कि बहुत चांसेस उसने मिस किए हैं, बट यार आई गेट दैट थिंग कि मोरिनियो वो जल्द इन करना चाह रहा है उस चीज के ऊपर, लेकिन कोई ऐसा जो रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। और आगे भी आने वाले मैचेस मुश्किल हैं और ऑलरेडी 3 हार चुके हुए हैं चैंपियंस लीग में। तो लेट्स सी क्या बनता है, बट मेरे ख्याल से ये भी मरीनियो के ऊपर भी थोड़ा सा जज करना हार्श ही होगा, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू सीजन में आया तो वो इतनी जल्दी चीजें सेटल डाउन भी नहीं कर सकता। इतना मुश्किल रन ऑफ फेज है बेनफिका के लिए। और बार्सिलोना ने 6-1 हरा दिया ओलंपियाकोस को, जो कि आई नो एक कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड था। मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड बनता भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। वो ऐसे ही बंदा उसकी जस्टिफिकेशन देता फिरे के, क्योंकि लोग रेफरी ने उस सिचुएशन से और ना बहुत मेरे ख्याल से सॉफ्ट येलोज भी दिए थे क्या कहते हैं ओलंपियाकोस के प्लेयर्स को। ऑल दो ठीक है, डिसीजंस वगैरह उसके सही थे कुछ, लेकिन कार्ड्स वगैरह के रिलेटेड मैं कहूँगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस शो कर रहा था, जो कि इतनी बनती नहीं थी इन माय ओपिनियन। बट 6-1 जीते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू सी मार्कस रैशफोर्ड स्कोरिंग ब्रेस और फर्मिन लोपेस की क्या कहते हैं फॉर्म वापस आना। तो लेट्स सी ये किस तरह कंबाइन करता है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि लुक बार्सिलोना की अभी फर्स्ट टीम वापस नहीं आई, अभी ड्रो फर्नांडिस खेल रहा है। तो उनको थोड़ा स्ट्रगलिंग तो ऑब्वियसली वो कर रहे हैं फाइनल फेज में, बट गुड टू सी के ये जो गोल्स वगैरह भी जो उन्होंने मारे हैं उसकी वजह से काफी उनको हेल्प आउट होगी अपने आगे आने वाले फिक्सचर्स में। और भाई लेवरक्यूजन वर्सेस पीएसजी, लुक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोग क्या कहते हैं कह रहे हैं कि जी पीएसजी ने वो किया है, क्या कहते हैं जो रेड कार्ड था जबानी का वो बहुत हार्श था इन माय ओपिनियन।
जबानी का बेसिकली वो जो पहले भी जो वो पेनल्टी दे चुका था उसकी वजह से वो दूसरी पेनल्टी के ऊपर रेफ ने उसको रेड कार्ड दिया था। और इन माय ओपिनियन जिस तरह की अब ऑब्वियसली रेफरिंग चल रही है तो उसके ऊपर ज्यादा जज नहीं कर सकते थे हम इस चीज को। और लेवरक्यूजन वाला रेड कार्ड जो आंद्री को मिला था वो तो क्या कहते हैं थोड़ा उसने कोनी मेरे ख्याल से उसके मुंह पे मार दी थी। तो वो अब अनइंटेंशनल इंटेंशनल जो भी है वो सीरियस फाउल प्ले के कॉन्डक्ट में आता है। तो क्या कहते हैं लेवरक्यूजन को रेड कार्ड मिल गया था। लेकिन अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स लेवरक्यूजन के देखें ना, जब तक उनको रेड कार्ड नहीं हुआ था, लुक आई नो के 7-2 उनको पड़ चुका था आफ्टर क्या कहते हैं जब दोनों के 10-10 बंदे हुए थे। लुक आई एग्री के PSG 7-2 जीती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे फेजेस थे कि लेवरक्यूजन ने मेरे ख्याल से उनको उस जगह पे डोमिनेट किया था एक टाइम के लिए। और आप देखें PSG स्ट्रगल भी कर रही थी प्ले फ्रॉम द बैक खेलने के लिए अगेंस्ट लेवरक्यूजन। तो आई नो कि कॉन्टेक्स्ट अगर रेड कार्ड ना मिलता लेवरक्यूजन को तो मे भी मेरे ख्याल से रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। और एक बात नोटिस करने वाली है, PSG इस गेम में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रश कर रही थी। मैं हैरान हो रहा था कि लाइक क्यों ये इतना रश कर रहे हैं सिचुएशन के ऊपर, बट वो लोग रश कर रहे थे। बट एट द एंड जैसे ही रेड कार्ड हुआ उन्होंने मेरे ख्याल से 4-1 मार दिया हुआ था फर्स्ट हाफ में, कि 5-1 कर दिया हुआ था। तो उसके बाद तो गेम ऑब्वियसली डेड हो गई थी। तो क्या कहते हैं PSG मेरे ख्याल से अगर, हाँ उनको उनके स्टाइल से हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ टीम्स उनको उनके स्टाइल पे अडेप्ट कर जाती हैं तो इट विल इंटरेस्टिंग टू सी के PSG का रिजल्ट फिर कैसा होता है। और अगर हम लोग चेल्सी आयक्स की बात करें तो गेम ही बहुत डेड हो गई थी आफ्टर दैट रेड कार्ड टू आयक्स प्लेयर। तो 5-1 इजी चेल्सी विन। तो चेल्सी अच्छा अपना कमबैक करिए आफ्टर दैट वो बायर्न ब्राइटन यूनाइटेड वाला वो जो एक फेज आया था उनके ऊपर पूरा। तो मेरे ख्याल से चेल्सी ने अच्छा रिकवर किया है अपना इस चीज के ऊपर। और रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस के ऊपर लोग बड़ा वो हो रहे थे कि भाई क्या बनेगा। दोनों मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन यूवेंटस ने जो कर सकती थी वो किया, जो उनके उनके बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल्स थे। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड इजीली 3-0 4-0 ये जीत सकती थी। क्रेडिट गोज टू जुवे कीपर, उसने एक बहुत अच्छी भाई परफॉर्मेंस दी थी। नहीं तो जिस तरह रियल मैड्रिड खेल रही थी इजी 3-0 4-0। और जो आर्दा गुलेर खेला था यार ये मैच, आर्दा गुलेर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट दिस सीजन। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जा रहा है रियल मैड्रिड के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली किलियन एम्बापे। बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस गेम। और उसके अलावा मोनाको टॉटनम, यार मोनाको जितनी अनलकी रही थी ना, टॉटनम पता नहीं क्या पलीनिया सेंटर बैक खेल रहा है, वो मिकी वैन डेवन वो था लेफ्ट बैक था। फिर उसके बाद मिडफील्ड में भी उन्होंने पापा माटर सार वगैरह सारे बिठाए थे, जबकि प्रीमियर लीग में उनकी गेम एवर्टन के अगेंस्ट थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने प्लेयर्स क्यों बेंच किए थे। बट मोनाको वॉज वेरी क्या कहते हैं अनलकी। मेरे ख्याल से वो 3 पॉइंट्स डिजर्व करते थे। और जिस तरह उनका वो प्लेयर अखलियोख, अब मुझे प्रोनाउंसिएशन में वो यही समझ आ रही थी, अखलियोचे भी कह रहे थे अखलियोख भी कह रहे थे। वो यार जो प्लेयर इस टाइम जो खेल रहे हैं ना, क्या कहते हैं मोनाको के लिए, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आंसू मानी फाटी पॉल पोगबा वगैरह ने थोड़ी वो ली हुई है। और वो ब्लोगान जो उनका स्ट्राइकर है उसने थोड़ी सी जरा मीडिया कैप्चर किया, बट वो अखलियोच को देखना पड़ेगा भाई। क्या प्लेयर है, बैंग बैंग प्लेयर है भाई वो तो। मेरे ख्याल से ट्रिप श्रिप ही है। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं बल्कि मैंने रियल मैड्रिड जुवेंटस में ना एक पॉइंट थोड़ा सा मिस किया था। लुक जुवे के बारे में ऑब्वियसली मेरा वो दोस्त भी आता था जुवेंटस फैन, वो बता भी रहा था मुझे लगता है जुवे ना डिप डाउन कर जाएगी एट द एंड ऑफ द सीजन। पता नहीं क्यों लोग कह तो रहे हैं कि सेरिया में टॉप 4 में फिनिश करेंगे, बट मुझे वो फिनिश करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि नो डाउट उनका मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत पैशनेटली पंप है क्लब के लिए, बट उसका ना कुछ बी प्लान नहीं है। जिस टीम का बी प्लान ना हो और अडेप्टिव ना हो वो फिर मार खा जाती है मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द सीजन के सिचुएशन में। तो बट इट इंटरेस्टिंग टू सी क्या बता। खैर आगे आइंट्रैंक फ्रैंकफर्ट को लिवरपूल ने 5 गोल मारे हैं भाई। अब मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी मीडिया ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया जैसे ही लिवरपूल जीता है, क्योंकि उससे पहले जो उनको खामोशी छाई हुई थी। ऑब्वियसली लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ट्रोलिंग हो रही है लिवरपूल की। लोग इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं मीम पेजेस या क्या कहते हैं फुटबॉल
पेजेस जो हैं वो तो ट्रोल ट्रोल करेंगे करेंगे ऑब्वियसली। बट आपने कभी कोई इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश जो स्पोर्ट्स फोरम्स हैं उसके ऊपर आपने लिवरपूल की इतनी कोई वो नहीं होते हुए देखी, क्या कहते हैं, बेइज्जती नहीं होते हुए देखी, या कोई उनको ट्रोल होते हुए नहीं आपने देखा? इतना सपोर्टिव उनको, ऐसा वो लुक दे आर वेरी न्यू टू देयर गेम and look at the 400 million they have spent, so it took time to adjust with these sort of players। तो मैं तो हैरान था कि ये अगर मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, इवन तो चेल्सी ने भी अगर की होती, और यूनाइटेड तो ऑब्वियसली हर वक्त ही उनके हिट पे होती है तो उनके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, अगर उन्होंने ये किया होता तो उनको तो लताड़ देना था पकड़ के मीडिया ने। लेकिन लिवरपूल के बारे इतना सॉफ्ट कॉर्नर और पता नहीं क्या इतनी मोहब्बत इनकी जागी हुई है। हम क्या कहते हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दिस के ये लोग इतना क्यों पता नहीं लिवरपूल को सेफ्टी कॉर्नर में रख के बैठे हुए हैं कि जैसे पता नहीं लिवरपूल से पवित्र क्लब कोई नहीं है। खैर, इट्स टोटली अप टू देम, हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए लिवरपूल से। दे हैव स्कोर्ड 5। और आपने ये देखा होगा कि 4-4-2 में लिवरपूल का ऑब्वियसली ये सिस्टम बिल्ड इन था। इसमें हुगो एकिटीके और अलेक्जेंडर इजाक ऊपर चले गए हुए थे, और ऑब्वियसली इजाक फ्रेम्पोंग फिर इंजर्ड हो गए उनके, एंड ग्रेवनबर्ग को भी इंजरी है, ऑल्दो आर्ने स्लॉट को इंजरी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट जितनी प्लेयर क्वालिटी और जितना प्लेयर इस टाइम वो है, स्क्वाड डेप्थ उनके पास है, तो लिवरपूल के मेरे ख्याल से कोई वो नहीं बनती है, क्या कहते हैं, सेकंड ओपिनियन या सेकंड थॉट्स नहीं उनके ऊपर बनती है कि जी हम इस टाइम ट्रांजिशनल फेज में हैं। यू जस्ट नीड टू विन द गेम्स, दैट्स इट, क्योंकि आपके पास जितनी प्लेयर क्वालिटी है वो रिजल्ट निकाल के दे सकती है। और फ्लोरियन विर्ट्ज का उसने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से किया है कि उसको मिडफील्ड में उसने ड्रैग इन किया विद 4-3-3, जो क्या कहते हैं ऑफ द पेपर उन्होंने लाइनअप रखी हुई थी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि लिवरपूल ने भी अपना क्या कहते हैं वो चेंज किया, स्क्वाड लाइनअप चेंज किया, और प्लस आपने ना उसको देखना है, कोडी गैक्पो। जित सबसे ज्यादा कोडी गैक्पो टचेस ले रहा था इस गेम में, और सबसे ज्यादा जो गेम प्लान था उनका उसी जगह से बिल्ड इन हो रहा था। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। और एंड्रयू रॉबर्टसन, रोबो भी उनकी लाइनअप में वापस आए, तो इन माय ओपिनियन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ लिवरपूल विल एंगेज इन अपकमिंग फिक्सचर्स, और किस तरह। और मेरे ख्याल से ना आर्ने स्लॉट को ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए अपने स्क्वाड के साथ। अब ये जो कोर्स सेट कर ली हुई है, जो जिसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट नजर आ रहे हैं, इसी के ऊपर ही टीम को बिल्ड करे, और थोड़ा सा टाइम दे हर मैच के बाद। क्या कहते हैं, प्लेयर पोजीशन चेंज की होती है, लाइनअप चेंज की होती है, तो मेरे ख्याल से स्टिक करना चाहिए एक ही सिचुएशन के ऊपर। खैर, अब आते हैं द मेन द मेन फिक्सचर ऑफ द क्या कहते हैं क्लब फुटबॉल, और वो है रियल दी मद्रिद वर्सेस फुटबॉल क्लब बार्सिलोनी। और आई नो मैं एक बार्सिलोना फैन हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मैं इस फिक्सचर में जाते हुए कोई कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना का जो स्क्वाड है वो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इंजरीज के मसले से गुजर है। और आप ये भी देखें कि बार्सिलोना का जो लास्ट वो था, क्या कहते हैं, ईयर का जो फ्रंट ट्रायो था, रफीनिया, लेवा, यमाल, वो अभी तक एक भी दफा स्टार्ट नहीं उन्होंने किया। तो यू कैन सी कि अब जब अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि बार्सिलोना अपने तीन मेन प्लेयर्स जिन्होंने पिछले सीजन गोल किए हैं उसके बगैर इस फिक्सचर में जाते हुए आपको कुछ जीतते हुए नजर आ रहे हैं? तो वो तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ऑब्वियसली आपने अपने बैकअप्स उस थोड़े से टाइम में एक उनकी जगह पे प्रिपेयर कर लिया, ऑब्वियसली मार्कस रैशफोर्ड भी हैं, फर्मिन लोपेस भी वापस आ गए हैं, फेरान टोरेस भी अवेलेबल है, लामीन यमाल भी आपका वापस आ गया, बट ऑब्वियसली लेवा, रफीनिया आर द सीनियर्स ओवर हेयर, और उनके बगैर ये फिक्सचर मेरे ख्याल से अनडाउटेबली बार्सिलोना के लिए बहुत मुश्किल है जीतना। और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, बार्सिलोना अगर हम लोग लास्ट सीजन देखें तो अंडर इनिगो मार्टिनेज एक सीनियर सेंटर बैक था। अभी हमें वो एक सीनियर सेंटर बैक की भी क्या कहते हैं कमी महसूस हो रही है। तो यू कैन सी दैट के बार्सिलोना इस टाइम एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है एज कंपेयर टू मड्रिड। मड्रिड का कार्वाहाल भी वापस आ गया है, ट्रेंट भी वापस आ गया हुआ है, टीन हाउसन, मिलिटाओ, और लेफ्ट बैक में कैरेरास भी है। और कैरेरास के साथ साथ होने के
ये भी है कि उनका थिबेट कोर्टोवा अवेलेबल है। बार्सिलोना का तो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर भी नहीं है योहान गार्सिया। तो बार्सिलोना की मेरे ख्याल से लाइनअप बिल्कुल भी अवेलेबल है। और आप मिडफील्ड में देखें तो चौआमेनी, बेलिंगम, वालवर्डे, तो इनके पास, रियल मैड्रिड के पास अपनी कोर, जो उनकी स्ट्रेंथ इन कोर है वो अवेलेबल है, विद आर्दा गुलेर प्लेइंग इनटू देयर मेन पोजीशन। और स्पेशली जो विनी, एम्बापे और रोड्रिगो को भी आप देखो, बेंच से रोड्रिगो आ रहा है यहाँ पे, बार्सिलोना के पास बेंच से ड्रो फर्नांडेज आता है, या कोई सेंटर बैक क्रिस्टेंसन, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने ज्यादा बारी हम लोग देख रहे थे कि जी हमारी डिफेंस कोप अप नहीं कर पा रही, तो हम क्रिस्टेंसन को लेकर आते हैं। तो यू कैन सी दैट, आई गेट दैट कि हमारे पास वो है, पेड्री और डियोंग है, बट यू कैन सी देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ बोथ टीम्स। तो हाँ, अगर ऑन पेपर दोनों टीम्स की अगर पोटेंशियल 11 अवेलेबल हो, यानी बार्सिलोना की और रियल मैड्रिड की ऑब्वियसली है, बट स्टिल अगर हम लोग कारवाल और ट्रेंट को भी कह लें कि वो रेगुलरली खेलते आ रहे हो, तो इन माय ओपिनियन फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता था। फिर तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ यूरोप बिल्ड इन हो सकती थी। बट अभी मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा इन माय ओपिनियन, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं देखूं, वो तो बिल्कुल भी कोई सिनेरियो नहीं है। बार्सिलोना तो क्या कहते हैं, ड्रो फर्नांडिस के साथ कैसे पॉसिबल है कि आप बर्नाब्यू में जाके जीतो? तो इट्स वेरी, आई वुड से कि गलत टेक होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि व्हाट बार्सिलोना कैन अचीव, लुक, अगर तो हम लोग यूल्स कोंडे, अलेहांद्रो बाल्डे, रोनाल्ड अराउहो और कुबार्सी के साथ जाते हैं इन डिफेंस, ठीक है। मिडफील्ड में अगर यार यहाँ पे गावी होता ना, मैं फिर भी बार्सिलोना को ना एक थोड़ा विनिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर काउंट कर सकता था। लेकिन इधर गावी भी नहीं है, तो लुक दैट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इस वाले में वो एक वो चाहिए होता है, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर चाहिए होता है जो आपको ये इस जगह पे हेल्प करके दे। और लास्ट सीजन नो डाउट मार्क साल्डो और गावी ने ये रोल काफी अच्छा मेरे ख्याल से प्ले किया था। लोग उस चीज को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, बट यू नीड टू चेक दैट थिंग आउट। तो और अगर ऑब्वियसली पेड्री डियोंग और फर्मिन लोपेस स्टार्ट करते हैं, और ऑब्वियसली अगर फर्मिन लोपेस भी साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं आगे, फेरन टोरेस, मार्कस रैशफोर्ड और यमाल, मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना में भी 4-4-2 में भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टोरेस और रैशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर यूज आप कर सकते हो। बट फिर मसला आ जाता है कि जब आपने ऑफ द बॉल प्रेस करनी होगी, तो फिर आप क्या कहते हैं 4-4-2 में नहीं आओगे, फिर आपको 4-3-3 के उसमें प्रेस करना पड़ेगा। फिर और उसके साथ साथ क्या कहते हैं यमाल का रोल बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आप यूल्स कुंडे का और उसका आगे वो भी नहीं बना सकते हो, जो वो क्या कहते हैं लैप आपको प्रोवाइड करता है यूल्स कुंडे एज एन एक्स्ट्रा मैन। तो इट्स विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बार्सिलोना किस तरह लाइन अप करती है अपने इस क्या कहते हैं टीम के साथ जो संडे को आएगी। और अगर एट द एंड अगर हम लोग रियल मैड्रिड की बात करें, तो बेलिंगम ने अभी चैंपियंस लीग में गोल स्कोर किया अगेंस्ट यूवेंटस, उसका एक मोमेंटम में काफी अच्छे टाइम पे वो वापस आया। और दूसरी बात ये कि यार आर्दा गुलेर, बात ये होती है कि क्या कहते हैं कि आपने अपना वो देखना होता है, लोग एज अ क्रिएटर उसको देख रहे हैं, मगर मैं उसको क्रिएटर से ज्यादा ये देख रहा हूँ कि जो मेन इंपॉर्टेंट बॉल होती है ना टीम की, कि यार इसके पास आएगी तो तभी आपका अटैकिंग फेस चलेगा, उसको आप एज एन क्रिएटर नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिएटर फिर वो रोल रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आर्दा गुलेर की जो क्वालिटी है ना, वो इसलिए थ्राइव करी है कि जो मेन इंपॉर्टेंट बॉल है ना, वो क्या कहते हैं उसके पास आकर गिर रही है इस टाइम मैड्रिड की, और वो उस चैनल में इन भी हो रहा है, क्या कहते हैं अटैकिंग फेज में। तो वो जो अटैकिंग बॉल उसके पास जो आ रही है, वो काफी कुछ क्रिएट कर रही है मैड्रिड के लिए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के मैड्रिड इसको किस तरह कोप अप करती है। और प्लस मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इस बार क्या मैड्रिड जितना, अगर हम लोग देखें विद द बॉल काफी पोजेशन रख रही है, तो अगेंस्ट बार्सिलोना वो किस तरह इस चीज को क्या कहते हैं प्रूव करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के ज्यादा पोजीशन बार्सिलोना रखती है या रियल मैड्रिड रखती है। और लोग कह रहे थे कि जी सविया ने हरा दिया उनको 4-1, बार्सिलोना को, और पीएसजी ने भी हरा दिया था 2-1। तो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन तब तक बार्सिलोना ने जो बार्सिलोना की आप कह लेंगे एक डिफेंसिव जो लाइन थी या डिफेंसिव फेस था, उसको भी बार्सिलोना
सारे बॉक्सेस को टिक नहीं कर रही थी। तो मे बी जिरोना और ये जो ओलंपियाकोस वाली जो गेम थी, इसमें मुझे थोड़ी बार्सिलोना सेटल डाउन लगी। आई नो जिरोना वाली गेम फर्स्ट हाफ बहुत बुरा था, मगर सेकंड हाफ हमने काफी काफी बेटर किया था इन माय ओपिनियन। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनता है। नाउ इट्स कम टू द प्रेडिक्शन पॉइंट। लुक, बार्सिलोना का फ्रंट ट्रायो ने अभी तक एक भी मैच नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। उसके साथ साथ बार्सिलोना को इंजरीज दूसरी पोजीशन पे, जैसे गावी हो गया, जोआन गार्सिया हो गया, ठीक है, और फिर इनीगो मार्टिनेज ऑब्वियसली लेफ्ट कर गया बार्सिलोना को। तो अगर हम लोग और रफीनिया भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम लोग उस क्या कहते हैं नजरिए से देखें, और बार्सिलोना के ऑब्वियसली क्या कहते हैं ये मैच है भी अवे कंडीशन में, और होम पे होता तो शायद मैं कोई थोड़ी सी उम्मीद भी रखता। और मैड्रिड की जिस तरह फुल फ्लेज टीम है, हर तकरीबन एरिया सॉर्टेड है उनके लिए, और वो हर पोजीशन पे इस टाइम क्लैरिफाई नजर आ रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन बड़ी मुश्किलों से ये प्रिडिक्शन करनी पड़ रही है, लेकिन रियल दी मैड्रिड 3, फुटबॉल क्लब बार्सिलोनी 1। तो यस, ये वाला फिक्सचर मैड्रिड ही जीतेगी, नो डाउट अबाउट दैट। आई नो लोग कहते हैं कि जी बार्सिलोना समहाउ रिजल्ट निकाल लेती है मैड्रिड के अगेंस्ट, बट लुक, जब आपके पास इतनी इंजरीज लिस्ट हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मेरा ये प्रीव्यू था, ये मेरा बिल्डअप था फॉर रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। ओके। और उसके बाद लोग कह रहे थे कि टॉप 11 भी को बनानी चाहिए, वो नहीं अभी मैं बना रहा, वो जब सीजन का एंड वाला जो क्लासिको आता है उसमें हम लोग बनाएंगे। तो खैर, अभी हम मूव ऑन करते हैं और आ जाते हैं द ग्रेटेस्ट लीग ऑन फुटबॉल, प्रीमियर लीग। ऑब्वियसली यार, मजाक कर रहा हूँ, सारी लीग्स ही अच्छी हैं, तो हम शुगर लगा रहे होते हैं हम लोग। खैर, अभी प्रीमियर लीग में यार जो मैच हुआ है ना, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, लीड्स वर्सेस वेस्ट हैम। यार वेस्ट हैम, पता नहीं, लोग कहते जी ग्राहम पॉटर के जाने के बाद कितना को इम्प्रूव करेगी। और मैंने ग्राहम पॉटर का जो क्या कहते हैं पोस्ट इंटरव्यू चेक किया था, जब उसको उस पोजीशन से हटा दिया था, तो मेरे ख्याल से वो किसी हद तक बात ठीक ही कर रहा था। वो कह रहे थे कि यार लाइक आप किसी को कोई वो नहीं रख रहे हो, अपने प्लान्स में नहीं रख रहे हो, और प्लेयर्स भी ऑब्वियसली क्या कहते हैं, लोग कह रहे थे कि जी ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया उसने। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इट विल जो जो टेंशन्स थी वो राइज अप कर रही थी उनकी क्या कहते हैं डायरेक्टरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनता है। खैर, पहला मैच तो हो गया ऑब्वियसली, और लीड्स यूनाइटेड जीत चुकी है 2-1। लीड्स ने यार ऑब्वियसली बहुत कमाल खेला इन माय ओपिनियन। वो जिस तरह इतना फास्ट खेले थे ना वो पहला फर्स्ट हाफ, कि वेस्ट हैम कोप अप नहीं कर पा रही थी उस चीज से, और ऑब्वियसली डोमिनेट ही किया है लीड्स ने इस वाले मैच में। तो खैर, अब हम लोग चलते हैं दूसरे फिक्सचर्स की तरफ, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है बनता है। तो अब आज बल्कि सैटरडे की सुबह, तो आज रात मैच आएगा चेल्सी वर्सेस सनडरलैंड। तो इसमें मेरी प्रिडिक्शन, सनडरलैंड गुड टीम, अच्छा कर रही है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, है बेशक स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि चेल्सी किस तरह इस मैच को टेक ऑन करती है। बट मेरे ख्याल से चेल्सी जीत जाएगी विदाउट अ डाउट, जिस तरह उन्होंने क्या कहते हैं अपनी फॉर्म पिक की हुई है, इट्स इजी फ्रॉम देम। न्यूकासल वर्सेस फुलहम ट्रिकी फिक्सचर है, बट न्यूकासल के होम में है, तो इसलिए मैं न्यूकासल की फेवर में जाऊंगा। लेकिन ऑल दो मार्को सिल्वा वगैरह अच्छा करते हैं इनके अगेंस्ट, न्यूकासल के अगेंस्ट, तो लेट्स सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और अगला है जी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। लुक, इस फिक्सचर से आने से पहले ना, मैं शाउट आउट देना चाहूंगा जो लास्ट मैच यूनाइटेड ने लिवरपूल के अगेंस्ट जीता था। आई नो मैंने पिछले मैच का पोस्ट एनालिसिस नहीं किया था, वो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में करूंगा, और वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। लुक, जो करेक्टर एनफील्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शो किया है ना, इट्स कमेंडेबल यार। मैं बहुत लिटरली मैं सरप्राइज था, क्या कहते हैं, वो देखने के बाद, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यूनाइटेड जाकर जीत जाएंगे हम लोग। अब मैं सीरियसली मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने रखा हुआ था 1-1 ड्रॉ। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है कि 1-1 के बाद भी यूनाइटेड लुक बेटर टीम इन फ्रंट ऑफ लिवरपूल, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज थी देखने के लिए। और मैं अपनी टीम से उस टाइम पे बहुत खुश था कि फाइनली हम लोगों ने अपने शोल्डर्स नहीं ड्रॉप किए। यही सबसे ज्यादा मैटर करती है यूनाइटेड के लिए, कि लुक ओके, जो भी होना था हो गया, खैर छोड़ो उस चीज को, अपने शोल्डर्स नहीं आपको ड्रॉप करने चाहिए। और इस लिहाज से मुझे यूनाइटेड वो वाला मैच बहुत कमाल खेले। और स्पेशली मैथियस कुनिया और मेसन माउंट, यार आई गेस मैं
काफी हार्श हो जाता हूँ यूनाइटेड प्लेयर्स के अगेंस्ट। ठीक है, वो जब जीतते हैं तो तब को थोड़ी बहुत तारीफ कर देता हूँ, बट थ्रू आउट द प्ले जिस तरह वो दोनों खेल रहे हैं, कुनिया और मेसन माउंट, दे विल बी क्या कहते हैं, टू इम्पोर्टेंट प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड, स्पेशली अंडर रूबन सिस्टम। और क्या कहते हैं, एम्बोमो ने जिस तरह कम बैक, एम्बोमो को हमें क्वालिटी तो पता है कि क्वालिटी प्लेयर है, बट वो उसका वो नहीं हो पा रहा था, एक लिंक नहीं हो पा रहा था कि ये कब गोल असिस्ट वगैरह देगा। और वो भी उसके आना मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूनाइटेड का अटैक किस तरह क्या कहते हैं आगे जाते हुए कंसिडर करता है अपने आप को। और स्पेशल शाउट आउट टू हैरी केन। लुक आई एग्री। लोग ना, जब सॉरी टू से थोड़ी सी जरा क्या कहते हैं लो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, लेकिन जब लोग आपकी मारने पे आते हैं ना, तो ना वो ये देखते हैं कि प्लेयर किस सिनेरियो से गुजर रहा होता है, या प्लेयर किस क्या कहते हैं चीज से सरवाइव कर रहा होता है अपने आप को। लोग तब आपके ना दबा के लेते हैं, और उस लेने की वजह से ना वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप कम बैक भी करोगे इस सिनेरियो के ऊपर। मुझे सबसे अच्छी मैगवायर की जो चीज लगती है ना, आई नो क्या कहते हैं, ये जो एंटनी और जेडन सैंचो वगैरह, ये जिस तरह आकर, और गर्नाचो स्पेशली, ये जिस तरह आकर बकवास करते थे मीडिया के ऊपर कि जी पता नहीं सबसे ज्यादा जुल्म इनके खिलाफ हो रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद मगवायर, उनका टीममेट है बल्कि, वो मेरे ख्याल से उन्होंने लगता है उसकी जिंदगी नहीं देखी। सबसे ज्यादा मीम मटेरियल वो बना था, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग उसको हुई थी, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से क्या कहते हैं जो एजेंडास थे। और लुक एट वेन रूनी स्टेटमेंट के उसका पार्लियामेंट तक में यार जोक्स वगैरह बनाए गए। लेकिन अगर हम लोग पिछले 1.5-2 सीजन से अगर देखें कौन यूनाइटेड को बचाता आ रहा है और कौन यूनाइटेड को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, क्या कहते हैं मेन क्या कहते हो इक्वलाइजर्स के लिए या विनर्स के लिए, वो हैरी मैगवायर है। आई एम क्या कहते हैं सो प्राउड ऑफ हिम फॉर हैरी मैगवायर कि यार उसने लुक किस कंडीशन में आकर अपने आप को ना, क्या कहते हैं वो करवाया, प्रूव करवाया। आई नो लोग अभी भी मजाक उड़ाने को, अब जितना जब जितना मर्जी मजाक उड़ाते रहो उसका खैर कोई वो मैटर इम्पैक्ट नहीं करता। मैटर इम्पैक्ट करता है कि आप पिच पे क्या रिजल्ट प्रोवाइड करो। और जिस तरह हैरी केन ने अपने आप को यार, क्या कहते हैं वो की, अपने आप को इंटैक्ट रखा है इन सारी चीजों पे, मीडिया की नॉइस को साइड पे रखा। मैं अब ओली की बात से ना एग्री करता हूँ कि ही हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। वाकई में उसने सही कहा था, उसने कहा था कि यू डोंट नो अबाउट द मैगवायर लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, मुझे पता है कि मैगवायर किस तरह का लीडर है। ठीक है, लोग मजाक बनाते थे कि जी रोनाल्डो को उसके अंडर कैप्टनसी में आना पड़ रहा है और सब, ठीक है, वो एक बीएस को हम लोग साइड पे करते हैं, बट द वे मैगवायर हैज चेंज हिज पर्सनैलिटी स्पेशली, एंड गेम अपनी जिस तरह उसने इम्प्रूव किया, वेरी हैप्पी फॉर हिम। और होपफुली वो इस तरह कंसिस्टेंट रहे। और खैर अब आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन पे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए काफी ट्रिकी फिक्सचर्स रहा है यूनाइटेड के लिए। और ब्राइटन से पता नहीं हमको 2-3 सीजन हो गए हैं मैच नहीं जीते। मेरे ख्याल से लास्ट वो शायद रोनाल्डो वाले सीजन जब राफ रानी था तभी का जीते हुए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के अब रूबन एमोरियम इधर क्या करता है। तो आई एम होपिंग फॉर अ विक्ट्री, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने एनफील्ड में हराया लिवरपूल को, टफ फिक्स ओपोनेंट था, टफ फिक्सचर था, टफ वो था स्टेडियम था। अगर उसमें हम अपना कैरेक्टर शो करते हैं तो व्हाई नॉट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और वो भी अगेंस्ट अपने फैंस के लिए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं इधर यूनाइटेड को बैक कर रहा हूँ यहाँ पे अगेंस्ट ब्राइटन। ब्रेंटफोर्ड भी, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड होम पे उनकी बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं रिकॉर्ड है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को भी सिर्फ 1-0 जीतने दिया था। तो लेट्स सी लिवरपूल क्या करती है। और अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि लिवरपूल इज बैक और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि लिवरपूल कैसे कोप अप करती है। बट ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल क्वालिटीज के ऊपर लिवरपूल को एज एडवांटेज दे सकते हो कि लिवरपूल जीत सकती है। फिर उसके बाद है बर्नली वर्सेस वुल्व्स। दोनों मेरे ख्याल बर्नली ज्यादा अच्छा कर रही है एज कम्पेयर टू वुल्व्स। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये रिजल्ट क्या लेकर आता है। आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बहुत अच्छा फिक्सचर है, क्योंकि जिस तरह क्रिस्टल पैलेस कोप अप कर रही है, लास्ट में भी वो बॉर्नमथ के अगेंस्ट 2-0 डाउन हो गए थे अपने आप में, लेकिन जितने मटाटा ने चांसेस मिस किए थे, माय गॉड, मेरे ख्याल से इजी विन थी क्रिस्टल पैलेस के लिए। वो वाली भी इजी तो नहीं थी, ऑब्वियसली मुश्किल कर दिया था बॉर्नमथ ने, मगर जितने चांसेस थे क्रिस्टल पैलेस को वो मैच निकाल लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन कहते हैं वो एज अ ड्रॉ हुआ है। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टू सी कि ओलिवर ग्लासनर किस तरह प्लान लेकर आता है। असल में बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा।
मैं वैसे इधर क्रिस्टल पैलेस की जीतना तो मुश्किल ही होगा ऑब्वियसली, बट ड्रॉ भी हो सकता है। ट्रिकी फिक्सचर है मेरे ख्याल से आर्सेनल के, तो लेट्स सी क्या बनता है। एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। लोग ना बड़ा इजी ले रहे हैं इस फिक्सचर को। विला 5 गेम से क्या कहते हैं अनबीटन है, और लास्ट टाइम विला ने बल्कि 2 सीजन से विला ने अपने होम पे मैनचेस्टर सिटी को हराया। तो इट विल बी अ ट्रिकी फिक्सचर फॉर मैन सिटी एज वेल, कि उनके लिए क्या बनेगा। और 5 गेम वीक से अनबीटन विला एक अपनी विनिंग फॉर्म में आई हुई है। बट जब अर्लिंग हालैंड जिस फॉर्म में चल रहा है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के ये क्या कहते हैं सिनेरियो बनता है। और देन बोर्नमथ वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। बाय द वे नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना यूरोपा लीग का मैच जीत गई थी अगेंस्ट एफसी पोर्टो, और शॉन डाइस के पहले ही मैच में उन्होंने विक्ट्री निकाली। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के वो किस कोप अप करते हैं। और जो पोस्टेकोग्लू वाला वो जो फियास्को था वो एंड हो गया है। थोड़ी जरा जो नॉइस थी बिल्ड हुई हुई वो भी अब थोड़ी कम होगी। तो और बोर्नमथ के लिए पिछला मैच जिस तरह उन्होंने मेरे ख्याल से तो बस एक पॉइंट ही निकाला है, जो कि वो हार भी सकते थे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वो कैसे इस गेम में जाते हैं। और आगे बात एवर्टन वर्सेस टॉटनहम। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये मैच कैसा। मुझे एवर्टन की यहाँ पे जीत नजर आ रही है। लुक आई नो आई बैट टॉटनहम लॉट, और मुझे उस पे बड़ी गालियां भी पड़ी थी, बट लुक थॉमस फ्रैंक को भी इंजरीज का वो क्या कहते हैं इशू फेस करना पड़ रहा है। और आप ये देखेंगे टॉटनहम उतना अच्छा नहीं कर पाई थी इस मार्केट में जितना अच्छा वो करना चाह रहे थे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनेगा इस वाले सारे सिनेरियो में। और एट द एंड हम अपनी लास्ट में आते हैं सेरिया में। यार सेरिया बड़ी कमाल जा रही है। 15-15 मेरे ख्याल से पॉइंट्स चल रहे हैं सारों के टॉप ऑफ द टेबल। और मिलान का आज मैच था आज रात पीसा के साथ, जो कि उन्होंने ड्रॉ कर दिया। मैं तो मिलान से एक्सपेक्ट कर रहा था ये लोग जीतेंगे। और ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिलान अपने मैचेस इधर क्यों बॉटल कर रहा है, जबकि वो मिड वीक फुटबॉल भी नहीं खेल रहे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या बनता है। और बड़ा ही स्पेशल मैच आने लगा है आज रात 9 बजे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम, नेपली वर्सेस इंटर। भाइयों इस मैच को देखना पड़ेगा। जो पिटाई हुई थी ना पिछले मैच में क्या कहते हैं नेपली की, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के क्या बनता है। आई डोंट नो कि हॉयलैंड स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चैंपियंस लीग वाला मैच तो उसने नहीं स्टार्ट किया था। तो इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर नेपली, क्योंकि वो पिछला मैच उनसे हार गए थे, टोरिनो से हार गए थे। और जिस फॉर्म में इंटर अपने आप को दोबारा वापस लेकर आ रही है, नॉट अ गुड स्टार्ट दे हैड इन देयर लीग। वो जुवेंटस से भी 4-3 हार गए थे। मगर इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है कि किस तरह बिल्डअप होता है। और एक टीम को मैं आप सबको कहूंगा कि जरूर देखें, और वो है कोमो। भाई कोमो ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। अगर हम लोग देखें तो कोमो के मैच देखने तीरी ऑनरी, राफाल वरान और वो आए हुए थे क्या कहते हैं आर्सन वेंगर आए हुए थे देखने। तो मेरे ख्याल से फैब्रिगास हैज अ लॉट टू ऑफर। और जिस तरह वो टीम बिल्डिंग कर रहा है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के क्या बनता है। ठीक है। और लाजियो वर्सेस जूवे वो होगा क्या कहते हैं संडे की नाइट, यानी ऑब्वियसली मंडे हो चुका होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच है देखना इन माय ओपिनियन, क्योंकि जुवेंटस को विक्ट्री चाहिए और लाजियो एक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये किस तरह कोप अप करते हैं अपने आप को। मैं आपको यही कहूंगा कि सेरिया भाई देखें, सेरिया का वो जो क्या कहते हैं एक फ्लेयर है ना, वो वापस आ रहा है इन माय ओपिनियन। और टीम्स अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही हैं साथ साथ। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह फिक्सचर्स लाइन अप होते हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। खैर मैं अगर अपनी प्रोडिक्शन दूं तो मुझे लग रहा है नेपली, मुझे लगता है रिजल्ट निकाल सकती है ये वाला मैच, क्योंकि नेपली के होम में है। तो नेपली विल ट्राई टू विन दिस गेम। और लाजियो वर्सेस जुवेंटस में मैं जुवेंटस को बैक करूंगा, क्योंकि यूवेंटस के पिछले 2 रिजल्ट्स तो कोई इतने खास नहीं थे। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के किस तरह क्या कहते हैं यूवेंटस अपने आप को इसमें कोप अप करती है। और मैं जिस तरह की यूवेंटस की टीम है यार, इट नॉट दैट बैड कि वो इतना ही ज्यादा डीरेल हो जाए। अच्छे प्लेयर हैं कंबासियो वगैरह, और उनको फाइट पुट करनी चाहिए। वही वाली बात है, प्लान बी लाना पड़ेगा जुवे को अगर उन्होंने सस्टेन करना है। तो खैर बियॉन्ड द स्कोर से अब तक के इतना लिए। मैं स्पॉटिफाई पे भी ये अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली मैं करूंगा ही करूंगा अब। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और आप अपनी प्रिडिक्शंस बताएं रिलेटेड टू क्या कहते हैं एल क्लासिको। तो आप भी होपिंग कि बार्सिलोना जीते, बट ऑब्वियसली
ऑन द पेपर और ऑन ग्राउंड रियलिटीज देख के हम लोग को सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, होप यू एंजॉय एंजॉय दिस वीकेंड और आप अपनी टीम के मैचेस को भी एंजॉय करें। तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट एपिसोड पे इंशाल्लाह मिलते हैं। एंड आई विल बी कवरिंग एनबीए एज वेल, तो मैं ज़रा एनबीए के साथ भी आपके लिए कुछ वो लेकर आऊंगा, टॉपिक्स वगैरह लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।